अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश जिला गाजियाबाद। दरअसल दिल्ली के पास सुबह सुबह जिला गाजियाबाद गोलियों की गूंज से हिल उठा। बीजेपी विधायक के मामा के सरेआम मर्डर से दहशत फैल गई। वीआईपी इलाके में दो बेखौफ बदमाश आए और मॉर्निंग वॉक कर रहे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक के मामा को बीच सड़क पर जान से मार दिया। विधायक के मामा बचने के लिए कुछ दूर तक दौड़े, लेकिन बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी। एक दो नहीं बल्कि 7 गोलियां चलाई और पुलिस को चुनौती देते हुए गाजियाबाद के वो 2 गुंडे फरार हो गए। आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात और सरेआम हत्या करके गाजियाबाद को हिला देने वाले वो किलर। यूपी में गोलियों की गूंज से हिला गाजियाबाद। विधायक के मामा की हत्या से हिला गाजियाबाद। बदमाशों की वारदातों का अड्डा बना जिला गाजियाबाद। हाई सिक्योरिटी एरिया में विधायक के मामा का मर्डर। सीसीटीवी में कैद स्कूटी सवारों ने सुपारी किलिंग की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 9 अक्टूबर की सुबह अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। बेखौफ बदमाशों ने हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मुरादनगर से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की हत्या कर दी। इस घटना से जुड़ी 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में विधायक के मामा की हत्या वाला घटना स्थल है। यहीं पर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। जिसकी हत्या हुई वो बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी थे। बदमाशों की इस बेखौफ घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के सामने ये चुनौती है कि उसे इस वारदात से जुड़े सभी आरोपी और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करना है। गाजियाबाद में जिस तरीके से बीजेपी विधायक के मामा की सरेआम हत्या की गई, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो उस इलाके की अच्छी तरीके से रेकी कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने नरेश त्यागी के बारे में भी तमाम जानकारियाँ निकाल ली थी। इसलिए केवल बाइक पर 2 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर सरेआम नरेश त्यागी की हत्या करके वहाँ से फरार हो गए। इसलिए सवाल उठना लाजमी है। विधायक के मामा के हत्यारों का सीसीटीवी। सबसे पहले गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या से जुड़ी सबसे अहम तस्वीर सीसीटीवी में देखिए। ये बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी हैं, जो लोहिया नगर में रहते थे। 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे वो अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। कुछ देर में उनके पीछे एक स्कूटी आई जिसमें 2 बदमाश सवार थे। दोनों हमलावरों ने नरेश त्यागी के पास पहुंचकर स्कूटी रोकी और ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक नरेश त्यागी जान बचाने के लिए करीब 70 मीटर तक भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शूटर्स ने उनके सिर में गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उन पर 7 राउंड फायरिंग की। जब तक उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। नरेश त्यागी उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्किंग के घर के कुछ ही दूरी पर है। घर और पार्क के बीच में थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे। तभी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और इस मामले में टीमों को लगा दिया गया है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी एरिया में हत्याकांड से दहशत। बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में बदमाशों ने सरेआम हत्या की, वहां लगभग हर तरफ सीसीटीवी लगे।
इतना ही नहीं, नरेश त्यागी का मकान विधायक अजीत पाल त्यागी के घर से 3 घर छोड़कर है। विधायक निवास होने की वजह से आसपास के घरों के पास पुलिस के लोग गश्त करते रहते। कई और वीआईपी लोगों का घर भी इसी इलाके में है। ऐसे में 2 स्कूटी सवार बदमाशों का विधायक के घर के पास उनकी मामा की हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। विधायक के मामा की हत्या के पीछे कौन? विधायक के मामा की सुपारी किलिंग हुई, प्रॉपर्टी विवाद या राजनीतिक रंजिश में मर्डर हुआ? हत्या करने वाले बदमाश कितने दिनों से रेकी कर रहे थे? नरेश त्यागी के बारे में बदमाशों के लिए किसी ने मुखबिरी की? गाजियाबाद के जिस इलाके में बीजेपी विधायक अजीत त्यागी के मामा नरेश त्यागी की हत्या की गई, वो इलाका काफी सुरक्षित माना जाता है। वीवीआईपी उस इलाके में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके नरेश त्यागी की हत्या कर दी। जाहिर तौर पर यह गाजियाबाद पुलिस को खुली चुनौती है। नरेश त्यागी के बारे में जानकारी मिली है कि उनका काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का था, लिहाजा पुलिस अब आपसी रंजिश से भी इसको जोड़कर देख रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए स्कूटी सवार बदमाशों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। वहीं इस घटना के बाद नरेश त्यागी के भांजे और विधायक अजीत पाल त्यागी मौके पर पहुंचे। उनसे भी पुलिस ने नरेश त्यागी की रंजिश के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल के बाद जिले की सीमाओं में बैरिकेडिंग कर दी है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौर और विनय सिंह, न्यूज़ 24। और अब बात गाजियाबाद से कुछ दूर एक बड़े अपराध को लेकर सुर्खियों में चल रहे हाथरस की। हाथरस में एसआईटी की जांच अब 40 गवाहों पर आकर टिक गई है। ये 40 गवाह हाथरस की बूलगढ़ी की बेटी को इंसाफ दिलाने में सबसे अहम साबित होंगे। इसके अलावा पुलिस की जांच का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में घटनास्थल पर पड़े कुछ अहम सुराग नजर आए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम घटना का रिक्रिएशन भी तैयार कर रही है ताकि 14 सितंबर को गैंगरेप और हत्या के गुनहगार किसी भी सूरत में बच न सके। देखिए हाथरस हत्याकांड से जुड़ी हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथरस हत्याकांड में सबसे बड़ी गवाही। गवाह बताएंगे हाथरस का सच। गैंगरेप और हत्या के रिक्रिएशन से सुलझेगा केस। हाथरस हत्याकांड में मौकाए वारदात का एक्सक्लूसिव वीडियो। हाथरस कांड में हर गुनहगार की साजिश का पर्दाफाश। यूपी के हाथरस में एसआईटी की जांच अब तेज हो चुकी है। इस मामले में घटनास्थल के वीडियो से लेकर हत्याकांड के रिक्रिएशन तक सब कुछ किया जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। हाथरस केस से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि इस केस में अब 40 लोगों की गवाही बेहद अहम है। एसआईटी ने बूलगढ़ी गांव के 40 लोगों में से कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए। दूसरी खबर यह है कि घटना स्थल का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें हंसिया और चप्पल मौके पर पाई गई। तीसरी बड़ी खबर यह कि घटना का रिक्रिएशन हो रहा है जिसका जायजा लेने के लिए डीआईजी मौके पर पहुंचे। और चौथी बड़ी खबर यह है कि जातीय दंगों की साजिश के शक में भीम आर्मी पर पीएफआई का साथ देने की आशंका है। हाथरस कांड में जांच को लेकर के अब चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी हैं। इनमें सबसे अहम है उन 40 लोगों की गवाही जिन्होंने घटना वाले दिन यानी 14 सितंबर से लेकर के पीड़िता की मौत तक बहुत कुछ देखा और सुना है। इनमें घटना स्थल से लेकर पीड़ित लड़की के घर तक आरोपियों से लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश तक के तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं जिससे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यूपी पुलिस ने हाथरस कांड का सच सामने लाने के लिए 40 गवाहों के अलावा रिक्रिएशन को लेकर काफी उम्मीदें जताई हैं। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने 9 अक्टूबर की दोपहर को दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के घर जाकर सुरक्षा इंतजामों का दौरा किया, साथ ही घटना की जांच से जुड़ी अहम बातें बताई। इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं
और साथ ही साथ आपने पहले भी देखा होगा अलग बैरियर ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। हाथरस वाली घटना से जुड़ा पुलिस जांच का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में खेतों में कटी हुई घास का ढेर नजर आ रहा है। पास में ही 3 हंसिया पड़े हुए हैं जिनसे घास काटी जाती है। इसके अलावा एक चप्पल भी नजर आई। वीडियो में देखकर ऐसा लगता है जैसे भागते समय किसी की चप्पल छूट गई हो और हड़बड़ी में हंसिया जहां तहां छोड़कर कोई भागा है, क्योंकि घटना स्थल वाले खेत में पैरों से रौंदी हुई घास भी नजर आई। पुलिस इस पूरी घटना का रिक्रिएशन करके गवाहों के बयानों से वारदात के बीच की कड़ी जोड़ेगी। यूपी पुलिस के एसआईटी टीम को उम्मीद है कि 40 गांव वालों की गवाही इस केस में कई सच सामने ला सकती है। इसलिए पुलिस के कुछ संभावित सवाल हैं जिनका जवाब 40 गांव वालों से मिलेगा। घटना के वक्त कौन कौन मौके पर था? घटना स्थल के आसपास कौन कौन था? घटना के बारे में किसे क्या जानकारी मिली? घटना के बाद पीड़ित के घर कौन कौन पहुंचा? घटना के बाद आरोपियों से किसने बात की? पीड़ित और आरोपियों के परिवारों में कैसे रिश्ते थे? पीड़ित के अंतिम संस्कार में किसने क्या देखा? पीड़ित और आरोपी संदीप के बारे में क्या जानकारी है? पीड़ित परिवार को धमकाने का सच क्या है? जातीय दंगों की साजिश के बारे में कौन क्या जानता है? हाथरस हत्याकांड में 40 गवाहों के अलावा जातीय दंगों वाली साजिश को लेकर भी यूपी सरकार के अलावा बाकी जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि पीएफआई ने जातीय दंगों की साजिश रची थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में भीम आर्मी पर भी जांच एजेंसियों ने शक जताया है। भीम आर्मी के फंडिंग और उसके खाते एजेंसियों के रडार पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि भीम आर्मी को फंड कहां से आता है, कहां से वो पैसा खर्च करते हैं, इसका सोर्स क्या है। आशंका जताई जा रही है कि हाथरस कांड में पीएफआई के जरिए कुछ फंड भीम आर्मी को मुहैया कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को इस बात के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सबूत दिए हैं, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय इसमें कार्रवाई करते हुए हवाला कानून के तहत मामला दर्ज कर सकता है। खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे किए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएफआई राजनीतिक और सामाजिक फ्रंट की आड़ में देश में साजिशें कर रहा है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने सरकार को पीएफआई पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें इसके देशव्यापी विस्तार के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और उत्तर भारत में पीएफआई का मजबूत बेस तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग की गई है। अब खुफिया एजेंसियों के सामने हाथरस मामले में पीएफआई और भीम आर्मी की कथित साजिश का पर्दाफाश करने और एसआईटी के सामने हाथरस में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की चुनौती है। इस पूरी घटना का एक एक सच जानने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।